जय हिंद दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जिस तरीके की राजनीतिक उठापटक चल रही है और आने वाले समय में कभी भी उम्मीद की जा सकती है कि आज नहीं तो कल या 28 तारीख तक इमरान खान की विदाई तय है। और जिस तरीके से परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अगले कुछ समय के अंदर या कुछ दिनों के अंदर आपको दिखाई दे कि इमरान खान अब या तो नेता विपक्ष हैं या राजनीतिक गर्त के अंदर जाकर, पृष्ठभूमि में जाकर, या यूं कहें बिल्कुल रसातल के अंदर जाकर बैठ गए हैं। अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो असलियत में इस बात का एनालिसिस बनता है कि क्या इसमें किसी तरीके से मोदी की कोई रोल है, जो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। इन्फ्लुएंस इन द सेंस, इनकी किसी भी हरकत का रिएक्शन या कहो या फिर कि उसका रिस्पॉन्स कहो बहुत तेज़ी से आता है। तो ऐसी मोदी की क्या हरकतें हैं या ऐसा मोदी की क्या चाल है जिसने इमरान खान को के लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि अब उन्हें गद्दी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि वो इस समय पर अपना प्रधानमंत्री बनने के मूड में आ चुके हैं। इस सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, यानी रोल ऑफ इंडिया, मोदी की भूमिका इमरान खान को हटाने में। इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सकें। और दूसरा, अगर दोस्तों अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फ्री क्लासेस, जो एनसीईआरटी रिलेटेड फ्री क्लासेस हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल के ऊपर स्टार्ट हो चुकी हैं और 25 मार्च से हम इन्हें स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं उनको आप स्टडी कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर टॉपिक का नाम है, या हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उसमें सेंटर में इमरान खान है। और इमरान खान को हम मोटे तौर पर देखें, जो इस समय पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, इस समय एक तरफ नाम लिया जा रहा है आर्मी का और दूसरी तरफ इसमें नाम लिया जा रहा है अपोजिशन का। और इन दो चीज़ों के अंदर अगर हम कई चीज़ों को भूल जाते हैं, इस टाइम पर पूरे सिनारियो में हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ देखें तो क्या हम इसमें अमेरिका के रोल को, अमेरिका और यूरोप के रोल को नकार सकते हैं? क्या हम यहाँ पर अरब कंट्रीज़ के रोल को नकार सकते हैं? अरब देश जो हैं इनके रोल को नकार सकते हैं? क्या हम यहाँ पर इंडिया की जो भी 2019 के बाद पॉलिसी रही उसको नकार सकते हैं? या फिर क्या हम चाइना के फैक्टर को पाकिस्तान में इग्नोर कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान को हटाने में सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का रोल ना होकर अमेरिका, यूरोप, अरेबियन कंट्रीज़, इंडिया और चाइना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें क्या हम पर्सनैलिटी ऑफ इमरान खान इसको भी नकार सकते हैं कि उसकी जो पर्सनैलिटी की जो वीकनेस है उसको हम क्या इग्नोर कर पाएंगे? इन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि आज के दिन पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है और इमरान खान को हटाने की जो प्रोसेस चल रहा है उसमें इन सब का रोल कहीं ज़्यादा है, पर्सनैलिटी का रोल कहीं ज़्यादा है एज़ कंपेयर्ड जो हमें दिखाई दे रहा है अपोजिशन और आर्मी के रोल में। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स जो है वो भी मायने रख रही है। कैसे? अब आप यहाँ मोटे तौर पर देखिए कि सबसे पहले इमरान खान के बारे में बात करते हैं। इमरान खान अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो ये एक वीक पर्सनैलिटी है। और वीक पर्सनैलिटी का मतलब ये कि नो डाउट अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्रिकेटर तो बहुत अच्छा होता है, भाई क्रिकेटर की शायद स्पेलिंग यही होती है,
क्रिकेटर तो शायद बहुत अच्छा है, बॉलर था, बैट्समैन था, मुझे तो कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप इसे पॉलिटिशियन देखें तो यहाँ पर ये जो पॉलिटिशियन है ये गायब है। इसके अंदर जो एक पॉलिटिशियन होना चाहिए वो नहीं है। ये असलियत में पर्सनल जो इश्यूज हैं इनको पॉलिटिक्स के साथ कंबाइन करके जो राजनीति कर रहा है वो कहीं ना कहीं डिसआस्ट्रस टू पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ये डिसास्ट्रस प्रूव हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे तो इन एक्सपीरियंस है, या यूं कहें इन एक्सपीरियंस तो कम एक्सपीरियंस हो जाता है, या यूं कहें नो एक्सपीरियंस अबाउट जियोपॉलिटिक्स, नो एक्सपीरियंस अबाउट जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है, ये पूरी दुनिया में जिस तरीके की उठापटक हो रही है ये कैसे चलती है इसको पर्सनैलिटी वाइज खुद पता ही नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा, और ये रियलिटी है, देखो विनिंग इलेक्शन इज डिफरेंट थिंग। विनिंग इलेक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आप देखेंगे रनिंग गवर्नमेंट ये बिल्कुल डिफरेंट है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो इलेक्शन लड़ना, कई बार पाकिस्तान जैसी जनता जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसे में अगर आप याद कीजिए 1990s के इंडिया के इलेक्शंस होते थे, 1990s के, उसमें राजेश खन्ना जीत रहे हैं, उसके अंदर आपको सुनील दत्त जीतते हुए नजर आएंगे, उसके अंदर एक बार को तो कपिल देव भी शायद क्रिकेट में उतर गए थे, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की बात की जा रही है, उसके बाद हेमा मालिनी, उसके बाद धर्मेंद्र, उसके बाद सनी देओल, उसके बाद बॉबी देओल, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से, जया बच्चन, जया भादुड़ी, और पता नहीं कौन कौन से नेता अभिनेता उतर के आ गए। लेकिन 1990s का जो वो दौर था उसमें और 2021 का ये जो दौर है इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आप 2019 के इलेक्शंस में देखेंगे तो आपको ये जितने भी सेलिब्रिटी चेहरे थे वो हारते हुए नजर आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा का करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सुनील दत्त से लेकर बाकी जितने भी वो पुराने थे, या तो वो मर चुके हैं या उनकी अब कोई सुनने वाला नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचकर देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि एक मंझे हुए पॉलिटिशियन को आगे बढ़ाने का ट्रेंड है। मंझे हुए पॉलिटिशियन को आगे बढ़ाने का ट्रेंड है कि कभी कभार किसी ऐसे इलाके से इनको उतार दिया जाता है जहां कोई कैंडिडेट नहीं है और ये हवा पानी में जीत जाते हैं। अदरवाइज इनकी कोई खास सी वैल्यू जितने भी ये सेलिब्रिटीज वगैरह इनकी होती नहीं है। और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को देखा जाए तो इनके पास ना के बराबर है। और कहीं ना कहीं अगर इससे आगे अगर आप देखेंगे तो जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स ये नॉलेज होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा सी नहीं होती है। अब ऐसे में अगर किसी देश की जनता ऐसे किसी इंसान को ढूंढ कर बिठा दे गद्दी पर, तो समझ लीजिए उस देश की जनता के पास भी कहीं ना कहीं विजन की कमी है, और या फिर वहां पर एक लीडरशिप वैक्यूम है। जैसे कि यूक्रेन के अंदर हुआ कि जितनी भी मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट थी या फिर प्रो रशिया थी। ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां पर ज़ेलेंस्की नाम के एक कॉमेडियन को लाकर गद्दी पर बिठा दिया गया और पूरा देश सब कुछ उसी को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो लीडरशिप वैक्यूम है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और ये इसी वजह से यहाँ पर कोई एक ऐसा आदमी आकर बैठ जाता है जैसे ज़ेलेंस्की है। अब पाकिस्तान में भी यही था। पाकिस्तान में एक तरफ लीडरशिप वैक्यूम था, दूसरी तरफ आम जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से ऊब चुके थे। इंडिया में भी एग्जाम्पल है। इंडिया के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल आपको पंजाब में नजर आएगा, जहां ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, 3-3, 4-4 मुख्यमंत्रियों को धूल चटा दी जनता ने, वोट ही नहीं दिया, और बिल्कुल नए नवेले लोग उठाकर गद्दी पर बैठा दिए। स्टेट लेवल पे तो चल जाता है कि एक कॉमेडियन या सिंगर को, शराबी को उठा के गद्दी पर बिठा दो, अब वो क्या परफॉर्म करेगा क्या नहीं वो वक्त बताएगा, लेकिन उसके सर पे तो कोई और मेन पार्टी बैठी हुई है ना।
यहाँ अगर आप देखेंगे तो इमरान खान होल सोल अपने हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं आर्मी से लेकर नॉन स्टेट एक्टर्स जितने भी हैं, चाहे वो रिलीजियस हों, चाहे वो जो क्या नाम है नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो कहीं ना कहीं इमरान खान को पपेट बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। और दुनिया का ये उसूल है हमेशा कि बहुत ज़्यादा दिन तक पपेट कठपुतली शासक कठपुतली बने रहना नहीं चाहता। वो कभी ना कभी अपनी कोई ना कोई तो ये पावर ऐसे दिखाने की कोशिश करेगा कि वो रियल रूलर है। ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट जायज़ है। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन देखो यहाँ फिर वही बात आ जाती है वीक पर्सनैलिटी की, कि ये इमरान खान की पर्सनैलिटी स्ट्रांग है? आंसर है इमरान खान एक वीक पर्सनैलिटी है। वीक पर्सनैलिटी का मतलब एक तो ये इम्पेशेंट है। इम्पेशेंस का मतलब ये है कि इनमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं डेस्पॉट बनने की ये कोशिश करते हैं, किसी की सुनना नहीं, और क्विक रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी बात है रिवेंजफुल हैं। उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये रिवेंजफुल हैं। गुस्सा आ जाता है, मन के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, फिर उसके बाद जो रिएक्ट करते हैं वो बहुत ही बकवास लेवल का रिएक्ट करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसका अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इमरान खान की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए मुझे अपने प्रधानमंत्री से कुछ ज़्यादा ही लगाव इसलिए है क्योंकि मैं इनकी पर्सनैलिटी का फ़ैन हूँ। गजब पर्सनैलिटी है यार अपने प्रधानमंत्री। हालांकि मुझे बहुत सारे जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो गालियाँ भी बकते हैं इस मामले में कि आप अपने प्रधानमंत्री की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर देते हैं। हाँ यार कर देता हूँ क्योंकि वो प्रधानमंत्री जो हैं वो तारीफ़ करने के लायक हैं। अब सोच कर देखिए उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा पंगा लिया। इमरान खान ने शायद फ़ोन किया या कुछ ऐसा बिहेव किया कि इन्होंने उस फ़ोन का जवाब नहीं दिया, फ़ोन तक नहीं किया। इमरान खान ने फ़ोन किया, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इमरान खान ने तुरंत ट्वीट किया कि मोदी 2 पैसे का आदमी लगा, छोटा आदमी लगा। ये एक जियो पॉलिटिकल ब्लेंडर था इमरान खान का। उनके एक ट्वीट ने जिसमें उन्होंने मोदी को छोटा आदमी कहकर पुकारा, उस ट्वीट ने इमरान खान की पूरी पर्सनैलिटी की कलई खोल के रख दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मतलब उसकी कलई ये खोल के रख दी कि स्पष्ट शब्दों में ये निकाल के रख दिया कि भैया ये जो इमरान खान है ये बुद्धि से शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये क्विक रिएक्शन देता फिरेगा और मामला इसका खराब रहेगा। अब यहाँ ये वीक पर्सनैलिटी है, इनके एक ट्वीट ने क्रिएट कर दिया और इसको फिर समझते हुए देर नहीं लगी। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखा जाए तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो बाइडन की बात सुनेंगे तो जो बाइडन जो हैं इनको भी अगर आप भाई 2018 के अंदर इमरान खान आए हैं। अब 2018 में इमरान खान आए और 2000 अब पाकिस्तान में जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी तो नो डाउट कि पाकिस्तान जो है एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, इसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरा, अमेरिकन और यूरोपियन इंटरेस्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, इसमें कोई शक की बात नहीं। अमेरिकन और यूरोपियन इंटरेस्ट्स पाकिस्तान से ख़त्म हो गए थे 2018 आते आते, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अमेरिका जो था, अमेरिका वो अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था। इसमें भी कोई बात नहीं कि अफ़गानिस्तान विड्रॉल हो रहा था, यानी वहाँ से अपनी सेनाएं बाहर निकाल रहा था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अमेरिकन और यूरोपियन जो डेट था वो बढ़ रहा था, मतलब अमेरिकन और यूरोपियन जो एड थी वो लगातार कम हो रही थी और चाइनीज़ डेट जो है वो लगातार बढ़ रहा था। अब ऐसे में जब इमरान खान प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान इन मोटी मोटी सिचुएशंस में उलझा हुआ था और पॉलिटिकल वैक्यूम था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भाई एक तरफ पॉलिटिकल वैक्यूम था, दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस था। एक तरफ पॉलिटिकल वैक्यूम यानी कि नवाज शरीफ को तो भगा रखा है, बेनज़ीर भुट्टो मर चुकी हैं, उनके बेटे या पार्टी में इतनी ज़्यादा दम है नहीं। मौलाना फजरुल रहमान जो है वो थोड़ी
अपनी पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं, लेकिन वो रिलीजियस पॉलिटिक्स करके एक लिमिटेड एरिया तक अपनी इन्फ्लुएंस रखते हैं। नवाज शरीफ को भगा रखा है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी में दम था नहीं। वहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आपको घेर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस या सेक्टोरल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लगातार बढ़ रहे थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल सिनारियो जो थे वो चेंज हो रहे थे, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहे थे, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है। अब यहाँ सोच कर देखिए, पॉलिटिकल वैक्यूम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। अब ऐसे में अगर कोई वीक पर्सनैलिटी आके बैठ जाए तो वो किसी भी देश का बंटाधार करेगा ही करेगा। वो सिर्फ क्विक कॉस्मेटिक सॉल्यूशन निकालने की तो कोशिश करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश नहीं करेगा। कॉस्मेटिक सॉल्यूशन तो निकलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं निकालेगा। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस ही इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन इनको चाहिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी था नहीं। और इनकी कुंडली के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप देखें तो इनकी कुंडली में बैठे हुए थे मिस्टर मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं, शायद इमरान खान की कुंडली में चौकड़ी लगा के बैठे हुए थे कि बेटा तू आ, तुझे मैं बताऊंगा। भाई मोदी मजे हुए पॉलिटिशियन। रही बात उनकी टीम की, तो वो अपने आप में टीम के मामले में नंबर 1। इन्होंने असलियत में क्या काम किया सोच कर देखिए। इमरान खान एक वीक पर्सनैलिटी है, इमरान खान एक वीक पर्सनैलिटी है, और मोदी जो हैं उस चीज को पहले बार आते ही समझ गए जब इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी और नरेंद्र मोदी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। यहां मोदी जी जो हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उसके होमवर्क के लिए जाने जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उसके लिए जो भी होमवर्क और प्रिपरेशन करनी होती है उसके लिए जाने जाते हैं। बाहर आकर एकदम से बम फोड़ना इनकी एक पुरानी आदत है, ये मुझे ऐसा लगता है। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखें तो मैं अगर 2014-15 के भाषण जो मोदी जी के हैं उनको अगर देखता हूं तो मुझे उनके भाषणों में साफ नजर आता है कि वो असलियत में एक ट्रायंगल की बात करते थे। ट्रायंगल की बात करते थे कि असलियत में आप सिर्फ टेररिज्म को देख रहे हैं, तो वो सिर्फ टेररिज्म नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ड्रग्स स्मगलिंग जो है, अगर आप देखें तो वो अपने भाषणों में 2014-15 के भाषणों में कहते थे कि एक तरफ ड्रग स्मगलिंग है और दूसरी तरफ ब्लैक मनी है। जब तक हम ड्रग्स और ब्लैक मनी और टेररिज्म को साथ साथ नहीं देखेंगे, तब तक हम तीनों में से किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दे सकते। टेररिज्म को कंट्रोल करना है तो एक तरफ ड्रग्स के रैकेट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और दूसरी तरफ ब्लैक मनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2014-15 से जब से मैं मोदी जी के भाषणों को सुन रहा हूं, तब से इन तीन के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से एक लीडरशिप की जो विग थी वो मोदी जी के हाथों में आती हुई नजर आई, क्योंकि मोदी जी भी यहां पर कहीं ना कहीं किस्मत तो लेके आए ही हैं कि उन्हें एक तरफ ट्रंप मिले, जिनकी जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं एक बड़े कंफ्यूज्ड या फिर एग्रेसिव टाइप के पर्सनालिटी की थी, शॉर्ट टेम्पर्ड, उल्टा सीधा बोलने वाला, इमेज अच्छी नहीं थी। 2016 से लेकर 20 तक वो प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, और तब तक अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ट्रंप की जो इमेज थी वो बहुत ज़्यादा सी अच्छी नहीं थी। वहीं अगर मोदी जी देखें तो एक सीरियस लीडर, ब्रिटेन जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। इमैनुअल मैक्रो जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्रांस को, जर्मनी के अंदर फ्रांस को यूरोप में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, और जो एंजेला मार्कल थी, जो क्या नाम है जर्मनी की, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही थी। यहाँ एक तरफ आप देखेंगे पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी और ट्रंप। इनमें मोदी जो हैं वो यूरोप और अमेरिका के लीडर की फॉर्म में ज़्यादा देखे जाने लगे। नतीजा ये हुआ
मोदी ने कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका, इन दोनों का साथ लेके या इन दोनों का जो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर कंट्रोल करते हैं उनका साथ लेकर FATF से लेकर IMF से लेकर इन दोनों को और वर्ल्ड बैंक से लेकर इन तीनों देशों से, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट से एक कोशिश किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और कहीं ना कहीं ड्रग्स, ब्लैक मनी और टेररिज्म में टेररिज्म इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। नतीजा ये कि FATF का शिकंजा पाकिस्तान के ऊपर कसता चला गया। अब ये जो FATF यानी पाकिस्तान को जितने कामयाबी से मोदी जी ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोजेक्ट या टेररिस्ट कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट करने में मेरा मानना यह है काफ़ी हद तक सफलता हासिल करी। नतीजा उसका ये निकला कि FATF का शिकंजा पाकिस्तान पर लगातार कसता चला गया और जब पाकिस्तान के ऊपर FATF का शिकंजा कसता चला गया तो पाकिस्तान जो कहीं ना कहीं यूरोपियन एंड अमेरिकन एड और IMF के फंडिंग के ऊपर, IMF के लोन के ऊपर चलता रहता है, यहाँ पर ये सब चीज़ें पाकिस्तान को मिलना बंद हो गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी नहीं तो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर फंसता चला गया और इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए चाइनीज़ डेट लिया और चाइनीज़ डेट की वजह से बलूचिस्तान क्राइसिस बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ बलूचिस्तान क्राइसिस का सीधा सीधा मतलब ये था कि चाइना ने ग्वादर लेने के साथ साथ बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पर भी कब्जा करना शुरू किया और बलूचिस्तान के लोगों में गुस्सा आना शुरू हुआ। यहाँ से बलोच लिबरेशन आर्मी का जन्म हुआ और पॉसिबली इंडिया किसी ना किसी तरीके से इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आया। यानी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए सिचुएशन और ज़्यादा टफ बना दी गई। और एक बात समझ लीजिएगा, भूखा पेट इकोनॉमिक क्राइसिस जो होता है वो हमेशा पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म देता है, ये याद रखिएगा। और अगर इस पॉलिटिकल क्राइसिस को समय रहते ना संभाला जाए तो वो वहाँ पर सोशल क्राइसिस को जन्म दे देता है, ये याद रखना। सोशल क्राइसिस जो है वही सिविल वॉर का एक बेसिक पार्ट है, इसे याद रखिएगा। सोशल क्राइसिस सिविल वॉर का एक बेसिक पार्ट है, यानी सिविल वॉर, सोशल क्राइसिस अगर आ रहा है तो उसका अगला स्टेप सिविल वॉर है। सोचकर देखिए, मोदी जी की एक स्टेप को अगर आप देखेंगे तो जिस एफर्ट को 2014 से कर रहे थे, इमरान खान ने उस एफर्ट को और आसान बना दिया। कैसे आसान बनाया कि भाई सीधी सी बात यह है, इमरान खान आते ही 2019 में 5 अगस्त 2019 को अगर आप देखेंगे तो कश्मीर का स्टेटस चेंज हो गया और जैसे ही कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ उसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि पाकिस्तान की एक तो आर्मी की पोल खुल गई कि भाई आर्मी के बस की कुछ नहीं है। जिस आर्मी को पिछले 50, 60, 70 साल से खिला पिला के मजबूत किया जा रहा है, इंडिया ने बहुत आसानी से आर्मी को औकात दिखा दी। पाकिस्तानी आर्मी की कोई औकात नहीं है, ये दुनिया को साफ बता दिया। हालांकि उससे पहले उरी का सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। इन दोनों का असर ये हुआ कि पाकिस्तान की गिग्गी बंध गई, कुछ कर नहीं पाया कश्मीर आर्मी। और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक फेल्योर ऑफ पाकिस्तान है, उसने इसको डिप्लोमेटिक फेल्योर ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इमरान खान की फजीहत और ज़्यादा करवा दी। एक तरफ आर्मी वीक है, अब आर्मी वीक बाहर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कम से कम देश के अंदर तो उसकी पकड़ अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसे समझने की ज़रूरत है। वहीं अगर डिप्लोमेटिक फेल्योर की बात करें तो OIC, यहाँ पाकिस्तान का अमेरिका और यूरोप से तो नाराज़गी बढ़ ही रही थी, लेकिन OIC की अगर हम बात करें यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो सऊदी अरेबिया को भी इंडिया ने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा था, इसमें कोई शक की बात नहीं। जब सऊदी अरेबिया को इंडिया ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, जब सऊदी अरेबिया को इंडिया ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया
का साथ नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के इमरान खान ने दोबारा से बेवकूफ़ी दिखाई और सऊदी अरेबिया से ही पंगा ले लिया, खुले तौर पर पंगा ले लिया। नतीजा ये कि सऊदी अरेबिया के अल्टरनेट के फॉर्म में उसने एक पावर टर्की को देखा और दूसरा पावर मलेशिया को देखा। और मलेशिया के महातिर मोहम्मद, मलेशिया को इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया कि भैया तुमसे पाम ऑयल नहीं मंगाएंगे। मलेशिया कहता है सॉरी सर, पाम ऑयल मंगा लो, हम महातिर मोहम्मद को ही हटा देते हैं। यानी पाकिस्तान का इमरान खान का जो एक बहुत बढ़िया दोस्त महातिर मोहम्मद था, उनके देश के लोगों ने उनसे हटा दिया। अब लास्ट बचा टर्की। जितना ज़्यादा पाकिस्तान टर्की के करीब जा रहा था, सऊदी अरेबिया उतना ज़्यादा नाराज़ हो रहा था। नतीजा ये, इमरान खान को जो फंडिंग सऊदी अरेबिया से लगातार आ रही थी, क्योंकि टर्की इटसेल्फ वाज पासिंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, टर्की खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, तो दो फक्कड़, दो कंगले आपस में क्या कर लेंगे। सऊदी अरेबिया के पास कुछ भी है, ताकत बड़ी है, पैसा बहुत है। अब पैसा बहुत है तो उसने इमरान खान को पैसा भेजना बंद कर दिया। नतीजा ये कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो पहले ही कमज़ोर था वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। रही सही कसर इमरान खान को सऊदी अरेबिया से जो ऑयल और गैस मिलते थे वो भी उधार में मिलना बंद हो गए। नतीजा उसका ये हुआ कि एक तरफ तो ऑयल और गैस के जो प्राइसेस थे वो बढ़ने लग गए। सुनने में आया, मैं हालांकि कुछ बीबीसी की खबरों को या कौन से न्यूज़ चैनल हैं उनकी खबरों को दोबारा देखूंगा तो इस चीज़ को रिकन्फर्म करूंगा, लेकिन पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर गैस सिलेंडर 12,000 रुपये का मिलना शुरू हो गया। 12,000 का गैस सिलेंडर, ठीक है। आटा से लेकर टमाटर से लेकर सब चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई। अब सोचकर देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर, और दूसरी तरफ आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बाद कि इन्फ्लेशन जो था वो स्काई रॉकेटिंग होना शुरू हो गया। महंगाई गजब लेवल पर बढ़नी शुरू हो गई। और जब गैस सिलेंडर 12,000 रुपये का होना शुरू हो जाए तो ये समझ लीजिएगा किसी भी देश के लिए कितना ज़्यादा, किसी भी आम आदमी के लिए कितना ज़्यादा गुस्सा क्रिएट होता है। यहाँ से एक ट्रैप क्रिएट हो चुका था इमरान खान के लिए। लेकिन इमरान खान तो इमरान खान है, जियोपॉलिटिकल नासमझी इसको ले डूबी। अभी भी एक गोल्डन चांस था अमेरिका पाकिस्तान के पास, बहुत गोल्डन चांस ये था इस इमरान खान के पास कि भाई असलियत में जब यूक्रेन क्राइसिस आया तो इस यूक्रेन क्राइसिस में अभी भी अमेरिका के साथ, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जाकर अगर ये खड़ा हो जाता इमरान खान, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसको बहुत सारी मदद मिल जाती। लेकिन हुआ क्या, ये तो ये है, क्योंकि जो बाइडन ने इसको फ़ोन नहीं किया, इसकी इच्छा जो मतलब इसका जो अहंकार है वो 7वें आसमान पे, इसकी जो ईगो है वो हर्ट हो गई और ये अपने आप को पुष्पा समझ बैठा। ये नहीं समझता कि ये पूसी कैट है, पुष्पा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इमरान खान कहाँ पहुँचे, रशिया। अब भैया जैसे ही इमरान खान रशिया पहुँचेंगे, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन फिर नाराज़। IMF जो था, जो भी एड पाकिस्तान को भेजने की सोच रहा था, वो IMF की एड मिलना हो गई बंद। और जैसे ही IMF की एड मिलना बंद हुई, यहाँ पर बंद हुई, होगा क्या, पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा ग्रेव होता चला जाएगा और ज़्यादा खतरनाक होता चला जाएगा। यहाँ से अपोजिशन जो पहले ही इमरान खान के सामने आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है, वो अपोजिशन अब मजबूत होता चला गया। यानी इकोनॉमिक क्राइसिस ने, इन्फ्लेशन ने पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दे दिया। रही सही कसर एरोगेंस ऑफ इमरान खान। अब एरोगेंस किस तरीके की, भाई अपने किस इंसान से कैसे बात करनी है और कैसा कौन सा स्टेटमेंट देना है, ये पाकिस्तान के इस प्रधानमंत्री को ज़्यादा सा समझ में नहीं आता। सोचकर देखिए, यूरोपियन नेशंस के एम्बेसडर्स को पब्लिक रैली में जाके समझा रहा है। व्हाट द हेल वाज दैट। खड़े होके
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहा है, भाई हम तो खुश होंगे, लेकिन खुद देखो ना, आप दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आप एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखा रहे हो। भाई आपके पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं, खासकर मेरा मानना यह है कि पॉलिटिकल राइवल्स में पाकिस्तान में इतना तगड़ा पॉलिटिकल राइवल इमरान खान का कोई नहीं है जितना तगड़ा पॉलिटिकल राइवल मोदी है। यस, इन्होंने जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में पाकिस्तान को फंसा के खड़ा कर दिया, पाकिस्तान की आम जनता भी इमरान खान से उम्मीद कर रही थी कि यहाँ इस 70 साल तक जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बने हैं तब से जिस मुद्दे के ऊपर मजबूती के साथ पाकिस्तान लड़ा है, उस मुद्दे में इंडिया ने जो कोई चेंज किया है उसको किसी तरीके से अपने फेवर में लेके आए, लेकिन नहीं, ये तो फेवर में नहीं लाए, ये फेल हो गए। यानी चारों तरफ से जो फेल्योर्स हैं, उन फेल्योर्स को अगर आप देखें तो एक तरफ अमेरिका को नाराज कर रखा है, एक तरफ चाइना भी आजकल मुंह फुलाए बैठा हुआ है क्योंकि सीपैक के अंदर काम नहीं हो रहा। रही सही कसर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सारे चाइनीज प्रोजेक्ट्स के ऊपर खुलकर हमला कर रहे हैं। इमरान खान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, चाइना अब जो पैसा है वो वापस मांग रहा है। चारों तरफ से इमरान खान फंसा हुआ है। अब जैसे ही इमरान खान चारों तरफ से फंसा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अब पूरी दुनिया को, भाई मोदी जो हैं वो खुद जाके तो पाकिस्तान में रैली करेंगे नहीं। इन्होंने तो एक पिच तैयार कर दी, और पिच क्या थी? पिच ये थी कि अपोजिशन को अब मौका मिल गया। और आर्मी जो है, अच्छा यहाँ आर्मी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। आर्मी का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आर्मी जब आर्मी अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन और यूरोपियन इंटरेस्ट इनके ज़्यादा है। अमेरिकन, यूरोपियन और अरब कंट्रीज के साथ इनके पुराने रिलेशंस हैं, क्योंकि जो भी आर्मी बड़ा ऑफिसर यहाँ से रिटायर होता है वो अरब कंट्रीज में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो भी आर्मी ऑफिसर्स यहाँ और बड़े नेता यहाँ से जितना भी पैसा इकट्ठा करके लेके जाते हैं, रिश्वत का, बेईमानी का, करप्शन का, वो सारे का सारा यूरोपियन कंट्रीज में पिज़्ज़ा हट से लेकर दूसरी चीज़ें इकट्ठी करने में इन्वेस्ट किया जाता है। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि आर्मी के और अपोजिशन के, पाकिस्तानी लीडरशिप के यूरोपियन नेशंस के साथ कहीं ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, यूरोपियन नेशंस के साथ, और साथ में अमेरिका और कनाडा के साथ कहीं ज़्यादा अच्छे संबंध हैं कंपैरेटिवली चाइना के। चाइना के अंदर के बैंकों में तो इनका 1 रुपया नहीं जमा। नतीजा उसका ये है कि अमेरिका ने इन्हीं रिलेशंस का फ़ायदा उठाकर इस अपोजिशन को अपने साथ मिलाने की कोशिश करी, और पॉसिबिलिटी कोई बड़ी बात नहीं है कि अपोजिशन की फंडिंग सऊदी अरेबिया से लेकर, सऊदी अरेबिया का भी पाकिस्तान से इस टाइम 36 का आंकड़ा चल रहा है, सऊदी अरेबिया से लेकर UAE से लेकर यूरोप के अलग अलग देशों से आई हो, और यही अपोजिशन लीडर्स जो इस टाइम यूरोप में शरण लेकर बैठे हुए हैं, ये यूरोपियन लीडर्स आके पाकिस्तान की के अंदर अब कहीं ना कहीं एक मास मूवमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं और इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वही पैसा कहीं ना कहीं अपोजिशन के द्वारा इमरान खान के जो लीडर्स हैं उनको खरीदने में काम आ रहा है, और आर्मी इस टाइम किसी भी तरीके से इमरान खान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के मूड में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आर्मी, मेरा मानना अपना ये है कि आर्मी और बाकी इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से इंडिया के साथ जो होने वाला वॉर है उसे टालना चाहती है। मेरा अपना मानना है कि इंडिया के साथ होने वाली वॉर को टालना चाहती है, और उसका सीधा सीधा नतीजा ये है, उसका सीधा सीधा नतीजा ये है कि अब किसी भी तरीके से इस इमरान खान को गद्दी पे से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और अमेरिका फेवर्ड प्राइम मिनिस्टर आ जाए, अमेरिका फेवर्ड प्राइम मिनिस्टर आ जाए। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पर अरे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी पाकिस्तान में एक वो क्राइसिस चल रहा है और पता लगा आपने एक मिसाइल मार दी और कहा सॉरी। अब आप मिसाइल मार के कैसे वहां के पॉलिटिकल सिनारियो को चेंज करते हैं, साफ नजर आ रहा है कि आपने अब, मतलब इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया कि इंडिया की फेंकी हुई मिसाइल का भी जवाब नहीं दे पा रहा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहाँ पर
एक बड़ा पॉलिटिकल गेम है जो हमारे प्रधानमंत्री इसमें पाकिस्तान में खेल रहे हैं। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ और सभी देश उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो रैंडम विजिट है एकदम से, और पाकिस्तान के अंदर जो विजिट होने जा रहा है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान जो है वो एक तरीके के टर्मोइल से गुजर रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को दिखाता है कि चाइना भी इन सारी डेवलपमेंट से परेशान है और शायद आने वाले समय में वो इसमें कुछ चेंज चाहे या अपने लिए कुछ बचा के रखना चाहे। और यहाँ पर इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही हैं चाइना के ऊपर। आगे वक्त बताएगा दोस्तों आगे होता क्या है, लेकिन ये जो खेल है ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा, इसे समझेंगे तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का रोल, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का रोल और इमरान खान की बेवकूफ़ियाँ, सऊदी अरेबिया का रोल सब नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की को गद्दी से उतारने में केवल और केवल पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ और आर्मी का नहीं, दूसरे बहुत सारे खेल हैं जो आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों आगे इसमें क्या होता है वो तो अभी 2-4 दिन में पता ही लग जाएगा। इमरान खान जाएंगे रहेंगे, लेकिन जो खेल चल रहे हैं उनको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।